माँ तुम गलत कर रही हो। रितेश, कोई अगर अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उससे मुंह मोड़ लेना भी गलत है ना बेटा। हाँ माँ, लेकिन तुम उस आदमी को मौका दे रही हो। इसने 15 साल से तुम्हारी कोई खबर नहीं ली। यहाँ? तुम्हारी जगह तो कई साल पहले ही ले ली थी, लेकिन तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? उन्होंने खुद फोन करके बुलाया हमें यहाँ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ। जाने दीजिए हमें। अरे तू कांति जी। अरे कोई नहीं है। कांति जी, कांति जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। माँ, मैंने कहा था तुमसे, जिस इंसान की फितरत धोखा देने की हो वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस औरत से तेरे पापा का पश्चाताप सहन नहीं हुआ और उसी ने उनके साथ कुछ, उनका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी। सर, एक कचरा बीनने वाले को कचरा बीनते समय एक आदमी का सर कटा मिला है। यहाँ आइए, हटो सामने से। ये देखिए सर। सर कटा मिला है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स भी यहीं कहीं फेंके होंगे। पूरा एरिया स्कैन करवाओ। सर, बॉडी पे सुन्नत किया हुआ है, यानी कि मरने वाला मुसलमान है, और उसके हाथ के टैटू पे जो ईमान लिखा है, हो सकता है उस आदमी का नाम ईमान हो। हाथ पे गुदा नाम उसके किसी करीबी का भी तो हो सकता है। शहर के सारे थानों में पता करो कि क्या किसी की मिसिंग कंप्लेन ईमान नाम से ताल्लुक रखती है। सर, 31 मई 2016 को सूरत के एक डंपिंग ग्राउंड में पुलिस को एक कटा हुआ सर और एक धड़ मिला। डेड बॉडी की बाजू पर ईमान नाम का टैटू और सुन्नत होने से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लाश किसी मुस्लिम व्यक्ति की है। पुलिस डेड बॉडी की पहचान में जुटी थी कि 2 दिन बाद एक महिला अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आई। साहब, 3 दिनों से उनका फोन नहीं लग रहा है। नाम क्या है आपके पति का? कांतिलाल पटेल। कोई फोटो लाई है उनकी? जी। दिखाइए। सर इसका मतलब 2 मर्डर हुए। सर, कांतिलाल का है और धड़ किसी और का। अगर ऐसा है तो फिर उस धड़ का सर और कांतिलाल के बाकी बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं मिले? एक काम करो, उस एरिया को फिर से स्कैन करो। सर, जमुना बहन ने कटे हुए सर की पहचान अपने पति कांतिलाल से तो की, लेकिन उसने धड़ को अपने पति का मानने से इनकार कर दिया और जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखते ही देखते ये केस दोहरे हत्याकांड में बदल गया। पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों हत्याएं एक साथ हुई हैं। कांतिलाल की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस उस अज्ञात लाश की पहचान में जुटी थी जिसकी बाजू पर ईमान नाम का टैटू गुदा था। सर, सूरत और आसपास के जिलों में कुल 13 मुस्लिम परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन उसमें से किसी का भी ईमान नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ईमान नाम का इस अज्ञात लाश से ताल्लुक जरूर है। कांतिलाल भी जानता था इसे शायद। दोनों का मर्डर एक साथ हुआ है। चलिए माना आप ईमान को नहीं जानती, लेकिन कांतिलाल का किनसे मिलना जुलना था? उनसे मिलने कौन लोग आते थे बताइए तो सही हमें प्लीज। मेरे पति मेरे साथ यहाँ नहीं रहते थे। फिर कहाँ रहते थे? दरअसल 15 साल पहले मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने घर से बाहर निकाला था। पर साहब, उस बात का पछतावा हो गया था उन्हें।
और कितनी परीक्षा लेगी जमुना? अब माफ भी कर दे मुझे। परसों 30 तारीख है, तू आएगी ना? मैं 30 तारीख को उनके पास गई थी, लेकिन मासूमा ने मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। मासूमा कौन? उनकी प्रेमिका थी, जिसके साथ कई सालों से रह रहे थे। ये मासूमा मुसलमान है? जी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन किसी ईमान को नहीं जानती, और न ही कांति जी का किसी ईमान से ताल्लुकात था। अगर सारे राज जानती हो उनके तो ये भी पता होगा ना कि उनका मर्डर किसने किया। वही जो उनसे नफरत करती थी। जमुना मैम की तरफ इशारा है तुम्हारा? हाँ, लेकिन उनका बेटा रितेश भी कुछ कम नहीं था। वो तो कांति जी के नाम से भी नफरत करता था। अगर तुम कांति से इतना प्यार करती थी तो तुमने उनकी मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाई? कहीं तुमसे खून तो नहीं हो गया मासूमा? इसीलिए उस दिन जब जमुना मैम तुम्हारे घर आई तो तुमने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि कांतिलाल की लाश पड़ी थी, है ना? नहीं सर, उस दिन तो मैं शहर में ही नहीं थी। मैं तो 30 तारीख को लौटी हूँ, लेकिन जब मैं घर लौटी तो कांति जी थे ही नहीं घर पे। उस दिन जमुना का आना, आपको कंप्लेन करना, मुझे तो लगता है उसकी सोची समझी चाल थी। कहाँ गई थी तुम? जी मैं लखनऊ गई थी, कांति जी ने ही मुझे भेजा था। सुनो मासूमा, तुम बहुत महीनों से अपने घर नहीं गई हो, आओ चली जाओ लखनऊ। मैं भी यहाँ कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। वो अपनी मर्जी के मालिक थे। वो जो कहते पत्थर की लकीर हो जाता। सुनिए, आपके लिए खाना बना के रख दिया है, खा लीजिएगा। चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। और सुनो जी, 30 तारीख तक वापस आ जाना। उन्होंने तुम्हें 30 तारीख को ही लौटने को क्यों कहा? क्योंकि वो उस दिन उस रिश्ते की बरसी मनाते हैं जो उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। हाँ, 27 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी। वो चाहते थे कि हमारे नए रिश्ते की शुरुआत भी उसी दिन हो जाए। मगर मासूमा का तो ये कहना है कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, आपको तलाक देना चाहते थे। नहीं, लेकिन इन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। आप मुझे तो वापस बुला रहे हो, लेकिन आपने मासूमा को जो उम्मीदें दी है उसका क्या? वो भी तो एक औरत है। आपने मेरे साथ जो किया वही आप उसके साथ। उन्होंने कहा था कि मासूमा को उसका हक देकर वो उसको विदा कर देंगे, लेकिन मैं जब गई तो मासूमा उधर ही थी और कांति जी। हेलो, क्या पूछा पुलिस ने? कुछ नहीं, मिल के बताती हूँ। बच्चे के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, लेकिन बच्चे का करना क्या है? मार डालो बच्चे को। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं सतीन। मर गया इसका बाप, लेकिन तेरी ममता नहीं मरी। सुन, अब मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर। सर, कांतिलाल का फोन 29 तारीख की शाम से बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे साफ हो कि उसकी हत्या उसके घर पर ही हुई हो। कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर मिला जिससे ईमान का क्लू मिलता हो? सर, मैंने हर नंबर की पहचान निकाली, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसका नाम ईमान हो या ईमान नाम से ताल्लुक रखता हो। ईमान का ताल्लुक मासूमा से भी तो हो सकता है, उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि 30 तारीख तक ये वाकई लखनऊ में थी या नहीं। कांतिलाल के पड़ोसियों से पूछताछ करो। सर, एक बात और, कांतिलाल का छोटा भाई मुकेश उधना में रहता है और 29 तारीख की शाम उसके नंबर से कांतिलाल को फोन हुआ था। हाँ, कांति भाई से मेरी बात हुई थी। वो मेरी सलाह लेना चाहते थे। कैसी सलाह? दरअसल वो मासूमा से शादी करना चाहते थे, पर जमुना भाभी की वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मासूमा से शादी कर लेनी चाहिए। अपनी भाभी से ज्यादा उसकी सौत के शुभचिंतक हैं आप शायद। शुभचिंतक तो मैं अपने भाई का हूँ। जमुना भाभी के साथ वो कभी खुश नहीं थे, वो उन्हें डिवोर्स भी देने वाले थे,
अपने वकील से भी मिल रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी ईमान नाम के आदमी को जानते हैं जिसका आपके भाई से, आपकी भाभी से या मासूमा से किसी तरह का कोई कनेक्शन? ईमान जी, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं। कांतिलाल की हत्या के रहस्यों में पुलिस बार बार ईमान का कनेक्शन तलाश रही थी। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में लीड उन्हें तभी मिल पाएगी जब वो उस अज्ञात लाश की पहचान कर पाएंगे जिसकी बाजू पर ईमान नाम का टैटू गदा था, और पुलिस उसकी पहचान के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, सूरत और आसपास के जिलों में ईमान नाम का डेटा निकलवा के भी पूछताछ की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। और मासूमा के कॉल रिकॉर्ड में ईमान का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये बात भी सही है कि 23 मई से 29 मई की सुबह तक मासूमा लखनऊ में थी। ये भी तो हो सकता है ना कि ईमान का लखनऊ से कोई ताल्लुक हो। एक काम करो, मासूमा जिस ट्रेन से सूरत आई थी पता करो उसके साथ कोई आदमी भी आया था क्या। एक सर्च टीम लखनऊ भिजवाओ और लखनऊ में मासूमा का जहां जहां आना जाना है वहां ईमान से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। कांतिलाल के लॉयर का पता चला? सर अभी वो बड़ोदरा में है, शाम तक सूरत पहुंच जाएगा। सर, कांतिलाल के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि 29 तारीख को कांतिलाल का बेटा रितेश उसके घर गया था। सर, दोनों बाप बेटे में काफी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि रितेश ने कांतिलाल को जान से मारने की धमकी भी दी। कांतिलाल से शिकायत तो बहुत होगी तुम्हें। 15 साल पहले तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी छोड़ दिया उसने। जी अफसोस रहेगा मरते दम तक कि वो मेरे बाप थे। इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है? सर उनका श्राद्ध मैंने 15 साल पहले कर दिया था। तो 29 तारीख को कौन सा कर्म कांड अधूरा रह गया था जिसे पूरा करने गया था अपने बाप के घर? बेटा रितेश, आओ अंदर आओ। मैं अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही कोई रिश्ता बनाने आया हूँ। यहाँ पर सिर्फ समझाने आया हूँ कि मेरी माँ को बहलाना फुसलाना बंद कर दो, नहीं तो कोई दुख नहीं होगा मुझे अपनी माँ को विधवा बनाने में। मतलब तुम मानते हो कि तुमने अपने बाप को जान से मारने की धमकी दी थी? सर मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया गुस्से में। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने बाप को ये कहने गया था कि वो आगे से मेरी माँ को ना बुलाएं अपने पास। तेरी माँ तो खुद रहना चाहती थी ना उनके साथ, तुझे क्या प्रॉब्लम थी? या वो भी नाटक कर रही है और असलियत कुछ और है? सर आप मुझ पर और मेरी माँ पर सवाल उठाना बंद कीजिए और कांतिलाल की असलियत पता कीजिए। वो इंसान सिर्फ अय्याश नहीं, जुआरी और शराबी भी था। सिर्फ एक मासूमा ही नहीं, ऐसी कई सारी लड़कियां मेरे बाप की जिंदगी में आई जिनकी अय्याशी के चक्कर में उन्होंने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मेरी माँ को उनके ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी के लिए छोड़ दिया था। और सर वही नहीं, उसके बाद भी कई सारी लड़कियां मेरे बाप की जिंदगी में। तो इस बार क्या हो गया कि उनकी सारी जातियां भूल के भी तेरी माँ उनके साथ रहना चाहती थी, मासूमा के उनकी जिंदगी में रहने के बावजूद? सर मुझे नहीं पता कि कांति भाई मासूमा से शादी करने वाले थे, लेकिन हाँ वो अपनी पत्नी जमुना बहन को तलाक देना चाहते थे और जमुना बहन उन्हें तलाक देने के लिए तैयार भी थी। जमुना बहन तैयार थी? जी हाँ, ये देखिए तलाक के पेपर्स, इन्हें जमुना बहन ने साइन करके दिया है, लेकिन फिर कांति भाई ने केस फाइल करने से मना कर दिया। क्यों ये तो पता नहीं, बस अचानक एक दिन मुझे फोन किया और बोले कि केस होल्ड करो। आप किसी ईमान नाम के आदमी को जानते हैं जिसका कांतिलाल जी से मिलना जुलना? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो सर? मैं तो कांति जी से प्यार करती थी। लेकिन शायद उन्हें समझ आ गया था कि तुम उनकी बीवी बनने लायक नहीं हो, इसलिए जमुना बहन से डिवोर्स पेपर्स पे साइन कराने के बाद भी उन्होंने तलाक का इरादा बदल दिया और तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा। वापस नहीं बुलाया, तुम खुद वापस आ गई और इससे पहले कि कांतिलाल और जमुना बहन एक होते तुमने उनका मर्डर कर दिया। सर मैंने मर्डर नहीं किया है, और कांति जी ने डिवोर्स पेपर होल्ड पे क्यों रखे थे वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो जमुना को अपनी जिंदगी में वापस बुलाना नहीं चाहते थे। हाँ ये बात सच है कि वो मुझे तलाक देना चाहते थे और उनके कहते ही मैंने तलाक पेपर साइन भी कर दिए थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वापस आपको अपनी जिंदगी में बुला लिया? साहब कुछ रिश्तों की अहमियत अलगाव के बाद ही समझ में आती है। रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी और रितेश की हर जरूरत को आप फिक्र ना करें, मैंने अपने बेटे रितेश को इतना काबिल बनाया है बुढ़ापे में अपने माँ का सहारा बन सके। तुम अब भी मुझसे कुछ मांगोगी नहीं? आज तक जिसने सिर्फ अपमान दिए उनसे कुछ भी मांगकर अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहती मैं। एक बार मैंने आपसे शराब छोड़ने की मांग की थी, आपने मेरा खाना बंद करवाया। आपके लिए तो मेरी भावनाओं को कोई मोल नहीं है और इसीलिए अलग होने का भी मुझे कोई मोल नहीं चाहिए।
और अगले ही दिन उन्होंने मुझे फोन किया। हेलो हेलो जमुना, तुमने मेरा गुरूर पूरी तरह से तोड़ दिया है और मुझे 27 सालों बाद एहसास हुआ है कि दुनिया की हर औरत मर्द से ज़्यादा महान होती है। जमुना, मैं अब डिवोर्स केस फाइल नहीं कर रहा हूँ और मैंने तय किया है कि बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे और रितेश के साथ गुजारूंगा। प्लीज़ जमुना, मुझे माफ़ कर दो, लौट आओ मेरे पास प्लीज़। 2 महीने पहले ही वो मुझे बुलाना चाहते थे, मैंने हाँ नहीं कहा। उनको आजमाने से डर रही थी, लेकिन लगातार वो प्रार्थना करते रहे। उन्होंने शराब तक छोड़ी, मैं मान गई। लेकिन हमारे रिश्ते पर ऐसा ग्रहण था कि हमारी किस्मत में अलग होना ही लिखा था। क्यों खुद को सजा दे रही है अभी इस बच्चे के लिए? सर, मासूमा जिस ट्रेन से सूरत आई थी उसके रिजर्वेशन डेटा में ईमान का कोई लीड नहीं मिला। मासूमा अकेले सूरत आई थी और उसके आने जाने का टिकट खुद कांतीलाल ने अपने एजेंट से करवाया था। और सर, तलाक के पेपर साइन करने के बाद कांतीलाल जमुना को सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि जमुना से मिलने उसके घर भी जा रहा था। जब कांतीलाल दोनों ही औरतों को भरोसा दे रहा था तो आखिर उसका भरोसा तोड़ा किसने? क्या रितेश ने, जो ये नहीं चाहता था कि उसकी मां कांतीलाल के पास जाए, या मासूमा ने जिससे जमुना बहन की वापसी बर्दाश्त नहीं हुई, या कांतीलाल और जमुना बहन के फोन कॉल्स और मुलाकातों का राज पश्चाताप नहीं कुछ और था? सर, कांतीलाल की हत्या की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि उस आदमी की हत्या क्यों हुई जिसके हाथ में ईमान नाम का टैटू था। एक काम करो, पता करो कि कांतीलाल जहां जहां जाता था कहीं ये ईमान उसकी शराब और जुए का साथी तो नहीं था? कहीं कांतीलाल उसके मर्डर में बेकारी बलि का बकरा बन गया? और ये भी पता करो कि मासूमा के अलावा कांतीलाल के किन किन औरतों से चक्कर थे। हो सकता है उसकी अय्याशी उसके मर्डर का कारण बनी हो। देख मान जा, नहीं तो ये चाकू तेरे आर पार होगा। सतीश, मैं सच बोल रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। क्या सोच रही है? एबॉर्शन करवा ले। मैंने इस शहर में अबॉर्शन करवाया ना तो पुलिस को पता चल जाएगा, और शहर से बाहर गई तो पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैं न घर की रही न घाट की। देख, मुझे मत कोस और एबॉर्शन करवा ले। अगर पुलिस पूछे तब बता देना कि ये बच्चा कांति भाई का था। पुलिस बेचारी और लाचार समझकर तुझे छोड़ देगी। अगर पुलिस को कुछ बताया तो मैं भी मरूंगा और तू भी मरेगी, समझी? सर, लखनऊ में मासूमा और ईमान का कनेक्शन ढूंढने के दौरान एक बात पता चली है। क्या बात पता चली? 2 महीने पहले भी मासूमा लखनऊ में थी और वहां के सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों बताया नहीं आपने क्या प्रेग्नेंट थी? कैसे बताती? जिनका बच्चा था वही नहीं रहे तो मैंने अबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन करा लिया? जी। कांति का ही बच्चा था? और किसका होगा? पक्का? आप एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कांति का बच्चा नहीं था। लखनऊ के सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी ना आप, IVF के जरिए प्रेग्नेंट हुई। कांति से भी यही झूठ बोला था ना तुमने कि वो उसका बच्चा था? बोलो। हाँ, झूठ बोला मैंने उनसे। और क्या करती, वो मुझसे शादी ही नहीं कर रहे थे। मैंने झूठ बोला तभी तो वो जमुना से तलाक लेने के लिए तैयार हुए। तुम्हारे इसी झूठ पे भरोसा करके कांतीलाल ने जमुना बहन से डिवोर्स के पेपर्स पे साइन तो करवा ली है, लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे और जमुना बहन को लाना चाहते थे, और इसी रंजिश में तुमने उनका मर्डर कर दिया। मैंने उनका कत्ल नहीं किया है और वो इसे अपना ही बच्चा मानते थे। कांति को किसकी मदद से मारा? ईमान कौन था? मैं किसी ईमान को नहीं जानती और ना ही मैंने किसी की मदद ली है और ना ही मैंने कांति जी को मारा है। कांति जी की मौत से मुझे क्या मिलता? सब कुछ तो उनकी बीवी और उनके बच्चे का हो जाता ना। ये भी तो एक वजह हो सकती है ना कि चाहती तो तुम सब कुछ थी, लेकिन उनके रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं उन्हें कैसे मारूंगी? जब उनका मर्डर हुआ तब मैं इस शहर में ही नहीं थी। इस औरत पे नजर रखो, ये अब भी हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। सर, कल बड़ौली पुलिस को नदी के किनारे कटा हुआ सर मिला है। काफी छानबीन करने के बाद भी उसकी बॉडी नहीं मिली। तुरंत फॉरेंसिक टीम से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि ये सर उस ईमान के टैटू वाले धड़ से मैच तो नहीं करता है। स्केच भी बनवाओ उसका। सर
पुलिस एक तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि हाल ही में मिला कटा सर क्या उस धड़ के डीएनए से मैच करता है, और दूसरी तरफ कांतीलाल की हत्या से जुड़े रहस्यों का भी पता लगाया जा रहा था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से आखिरकार पुलिस उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से कांतीलाल के साथ मिली अज्ञात लाश की पहचान करना आसान हो सकता था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये कटा हुआ सर उस धड़ से मैच करता है जिस पे ईमान लिखा हुआ था। हालांकि सर काफी डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन स्केच आर्टिस्ट ने उस सर का एक स्केच तैयार किया है। ये देखिए सर। इस स्केच को पिछले दिन हुई सारी मिसिंग कंप्लेंट से टैली करो। सर, पता चला है कि मासूमा अक्सर कांतीलाल के भाई मुकेश से मिलने उसकी दुकान पे जाया करती थी। कांतीलाल की हत्या के बाद भी उन दोनों को एक साथ देखा गया। दोनों के फोन सर्विलेंस पे डालो। 2 कांस्टेबल लगाओ उन पे नजर रखने के लिए। कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन की अपडेट चाहिए। सर, 3 दिन पहले उधना पुलिस स्टेशन में किशन शर्मा नाम के एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। उसकी शक्ल इस केस से मिलती है। किशन शर्मा? मगर उस बॉडी की तो सुन्नत हुई है, उसका हिंदू नाम कैसे हो सकता है? सर, इसकी मिसिंग कंप्लेंट उसके किसी रिश्तेदार ने नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी ने लिखवाई थी। सर, किशन शर्मा बैचलर था, वो अकेला रहता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मैंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। सर, वो हिंदू था, मेरे पास उसके मैट्रिक से लेकर हायर डिग्री के सर्टिफिकेट हैं। कांतीलाल पटेल को जानते हैं आप? नहीं सर। गौर से देखिए इस फोटो को। इसे देखा है कभी किशन के साथ? नहीं सर। आफ्ताब उसका बहुत अच्छा दोस्त है सर, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। नहीं सर, किशन को मैंने कभी इनके साथ नहीं देखा और ना ही उसने मुझे कभी किसी कांतीलाल के बारे में जिक्र किया। अगर इसका नाम किशन था, ये हिंदू था, तो उसने हाथ ईमान क्यों लिखवा रखा था और सुन्नत क्यों करवा रखा था इसने? सर, कई महीने पहले किशन ने मुझे इस बारे में बताया था। ईमान? तू फितरत से बेईमान है, ये हाथ पे ईमान क्यों लिखवा रखा है? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? ईमान मेरा पहला प्यार थी, मैं शादी करना चाहता था उसके लिए मैंने अपना धर्म भी बदल लिया। कृष्ण से कामिल बन गया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन ये निशानी मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और उसने मुझे बताया कि ईमान की शादी किसी और से हो गई थी, बस इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा। किन लोगों से मिलना जुलना था उसका? किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो तो यारों का यार था, लेकिन थोड़ा अय्याश भी था। क्लब, डिस्को, लड़कियां, सिगरेट, दारू सब उसके शौक थे। कभी उसके घर जाता था तो कोई ना कोई लड़की वहां से निकल रही होती थी। ये देखकर लगता नहीं कि तूने जिंदगी में कभी किसी सच्चा प्यार किया होगा। जब से ईमान ने मुझे धोखा दिया है ना, तब से किसी भी लड़की की मेरी आंखों में कोई इज्जत नहीं। सर, मैंने किशन और कांतीलाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, इन दोनों के बीच कभी कोई कॉल नहीं हुई। मतलब कांतीलाल और किशन की हत्या का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये दोनों अलग केस हैं। सर, मुझे भी यही लग रहा है। किशन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे लास्ट कॉल एक सुषमा नाम की लड़की ने किया था, जो 2 महीने पहले तक उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी जहां पर किशन टीचर था। और जब से किशन का फोन बंद है, उसका भी फोन बंद है। तुझे अपनाना चाहता हूं मैं, और तू उस बच्चे को रखना चाहती है? ठीक है सतीश, मैं अबॉर्शन कराने के लिए तैयार हूँ। मतलब तू जानती है ये मेरा बच्चा नहीं है ना? मुझे माफ कर दो सतीश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वही करूंगी। देख, तू मेरी बात मानेगी ना? पक्का? मैं खोल देता हूँ तुझे, मेरी बात मानेगी ना, है ना? रुक! कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? अरे बस!
लगता है घर में कोई नहीं है। पड़ोसियों से पूछताछ करो और चाबी वाले को। सर, एक राज है जो मासूमा हमसे छुपा रही है। कैसा राज? सर, मासूमा और मुकेश के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जो हमने टैप की है। मना किया था ना मुझे फोन मत करना, क्यों बार बार घंटी बजा रही है? लेकिन की ऐसी तैसी। अब ना ही मुझे फोन करना, ना मुझसे मिलने की कोशिश करना, समझी? मासूमा को लेके आओ। सर, अगर अब भी तुमने सच नहीं बोला तो सोच लो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। पूरा घर चेक करो। आईवीएफ का आइडिया किसका था? मुकेश का? हाँ बोलो भगत। सर, सुषमा के घर ताला लगा था, घर के अंदर ब्लड ट्रेसेस मिले। सुषमा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपने पति सतीश अवस्थी के साथ यहाँ रहती थी। घर कई दिनों से बंद है और दोनों हस्बैंड वाइफ का फोन भी बंद है। मतलब मियां बीवी किशन की हत्या करके फरार हैं। दोनों के फोन सर्वेलेंस पे डालो। सर, बाहर निकल साली, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम किसी का अच्छा कर भी नहीं सकते। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पुलिस को नहीं दिया। हाँ, इसीलिए क्योंकि अपने यार के मर्डर में तू ही साथ थी। सर, आजकल कांतीलाल का भाई मुकेश कांतीलाल के बेटे रितेश से बहुत मिल रहा है। और सर, ये रितेश वही है जिसने 2 महीने पहले कांतीलाल को जान से मारने की कोशिश की थी। लेकर आओ उस रितेश को। सर। साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं कैसे समझाऊं आपको? 2 महीना पहले भी तूने कांतीलाल को मारने की कोशिश की थी। 27 मार्च गार्डन रेस्टोरेंट, याद आया कुछ? साले धोखेबाज, धोखेबाज! अरे भाई, क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई? साहब, मैं उस इंसान से नफरत करता था। मेरी माँ को डिवोर्स देने के बाद भी वो उनसे मिलते रहे, उन्हें एक फोन कॉल करते रहे। तब भी मैं उन्हें धमकी देने गया था कि वो आज के बाद मेरी माँ से कोई बात ना करें। और 29 मई को मैं यही बात कहने गया था मैं उनसे, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मुकेश क्यों मिल रहा था तुझसे? साहब, वो चाचा है मेरे, और मेरे बाप से कहीं बेहतर इंसान। वो कैसे? उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। भाभी, अब कांति भाई से एलमनी क्यों नहीं मांग रहे? एलमनी आपका हक है। सारी दौलत गैर औरतों पे लुटाता आया है वो। आपको क्या मिला? दर दर की ठोकरें। हम ठोकरें खा लेंगे मुकेश भाई, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देंगे। ये मुकेश खुद को कांतीलाल का शुभचिंतक बता रहा था, पर एक तरफ मासूमा को और दूसरी तरफ रितेश और जमुना बहन को उनके खिलाफ जाने की सलाह दे रहा था। कुंडली निकालो इसकी। सर, जमुनाबेन पटेल सच बोल रही थी या झूठ, इस बात की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं था। कांतीलाल का बेटा रितेश भी सस्पेक्ट बनकर सामने आया था और पुलिस को बार बार यह भी लग रहा था कि मासूमा का ईमान से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कांतीलाल की हत्या की कई वजह सामने आई थी, लेकिन कांतीलाल के साथ मिली लाश की पुष्टि ना होने की वजह से पुलिस इस हत्याकांड में कोई भी थ्योरी नहीं बना पा रही थी। और यह सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। खोल दरवाजा, सनी धोखेबाज! सर, सुषमा का फोन ऑन हुआ है, उसकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई है। टीम लेके पहुंचा वहां। सर, सर, किशन को मैं अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसीलिए उसे घर बुलाया था, पर उसने इस बात का गलत मतलब निकाला। सर, क्या कर रहे हैं? सर, छोड़िए सर, क्या कर रहे हैं? सुषमा, क्या चल रहा है ये? साले मेरी बीवी के साथ? मैं खुद नहीं हूं यहाँ पे, इसने मुझे बुलाया। उसने ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी
कि मेरे पति सतीश को मुझ पे विश्वास नहीं रहा। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो सतीश हमारे बच्चे को उसका बच्चा कहने लगे। तब मैंने किशन को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि वो सब कुछ सच सच बता दे। इस तरह अपने पति को अंधेरे में क्यों रख रही हो तुम? ये बच्चा साले, तूने मेरी बीवी को गंदा किया। उसकी बॉडी पहचान में ना आए इसलिए मैंने उसका सर काट दिया, धड़ अलग फेंक दिया और सर पुल पे ले जाके नदी में फेंक दिया। हमें पता था कि पुलिस हमारे घर तक पहुंच जाएगी, इसीलिए हम वो घर छोड़कर चौल वाले घर में आ गए। पुलिस किशन शर्मा के केस की चार्जशीट तैयार कर रही थी कि तभी कांतिलाल मर्डर केस में एक नया एंगल सामने आया। सर, मैंने मुकेश की हिस्ट्री निकाली है। 2 साल पहले उसने कांतिलाल के साथ फ्रॉड किया था, जिसके लिए उसको जेल भी हुई थी। कैसा फ्रॉड? सर, पिताजी के मौत के बाद वापी की वो जमीन कांति भाई को विरासत में मिली और क्योंकि वहां पे नया हाईवे बना तो वो जमीन की कीमत चौगुनी हो गई, क्योंकि वो जमीन उस हाईवे से जुड़ी हुई थी। और सर, मैं लालच में आ गया, इसलिए मैंने एक नकली बिल बनवाया ताकि उस जमीन पर मैं अपना हक जमाने की कोशिश कर सकूं। और इसलिए कांतिलाल ने तुम्हें जेल करवा दी, जिसकी दुश्मनी निकालने के लिए तुमने उनका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने उनका मर्डर नहीं किया, मैं तो सिर्फ वो जमीन अपने नाम करवाना चाहता था। और इस बार तो मैं कांति भाई को पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन कांति भाई ने वो जमीन मुझे नहीं बेची। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मासूमा को यूज करूं। और मासूमा इस बात से परेशान थी कि कांति भाई उससे शादी नहीं कर रहे थे, तो मैंने मासूमा को आइडिया दिया कि वो प्रेग्नेंट हो जाए ताकि कांति भाई जमुना बहन को डिवोर्स दे दे और उसे एलिमनी देने के लिए उन्हें पैसे देने पड़े, ताकि कांति भाई मजबूर होकर वो जमीन मुझे बेच दे। लेकिन ना जमुना बहन ने एलिमनी मांगी, ना कांतिलाल ने मासूमा को छोड़ा, इसलिए तुमने... नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। कांति भाई तो खुद मुझे वो जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए थे। मुकेश, तुझे मेरी जमीन खरीदनी थी ना? बोल कितने पैसे देगा? कल तक 20 दे रहा था, अब 15 दूंगा। बोलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पैसे मुझे तुरंत चाहिए। कांति भाई पैसा तैयार छे। मुकेश, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। बाद में नहीं, अभी बताओ ना भाई। 15 का 16 देता हूँ। सर, कांति भाई ने मेरा फोन काट दिया क्योंकि वो अपनी जमीन किसी बिल्डर को बेच चुके थे। बिल्डर को? हाँ सर, अब उस जमीन पे उस बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है, गुप्ता बिल्डर्स। सर, जिस जमीन के बारे में कांति के भाई मुकेश ने हमें बताया था, उस जमीन पर कुछ दिन पहले ही गुप्ता बिल्डर ने अपना बोर्ड लगाया है। जमीन के आसपास की दुकान वालों ने बताया कि कांति की हत्या के अगले दिन गुप्ता बिल्डर ने वहां पर भूमि पूजन किया था। लेकिन सर, कांति के बैंक अकाउंट में पिछले कई हफ्तों से सिर्फ 85,000 रुपए पड़े हुए हैं और ना ही उसके घर में कोई कैश मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांतिलाल गुप्ता बिल्डर्स के किसी फ्रॉड का शिकार हुआ और इसलिए उसकी हत्या की गई? कांतिलाल? सर, मैंने जमीन कांतिलाल से जब खरीदी नहीं तो मैं उसके साथ फ्रॉड कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ये जमीन अदिति शाह ने बेची थी। ये देखिए उस जमीन के कागजात। सर, मैंने रजिस्टर ऑफिस में चेक किया, ये जमीन गुप्ता बिल्डर को अदिति शाह ने बेची थी और 8 महीने पहले तक ये जमीन कांतिलाल के नाम पर थी और कांतिलाल ने अदिति शाह को बेची थी। मुकेश को लेके आओ। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1 महीने पहले कांति भाई ने खुद मुझे फोन करके वो जमीन खरीदने को कहा था। लेकिन जब कांतिलाल 8 महीने पहले ये जमीन अदिति शाह को बेच चुका था तो 1 महीना पहले तुम्हें बेचने को क्यों कहेंगे? सर, मुझे नहीं पता कांति भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने खुद मुझे फोन किया था। जब तक सच ना बोले तोड़ते रहो इसे। सर, एक बात पता चल गया। मैंने कांतिलाल के बैंक लॉकर खुलवाए थे, उसमें एक विल मिली है। ये विल 2 महीने पुरानी है, जिसमें लिखा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जमीन उसके बेटे रितेश के नाम होगी। अगर ये विल कांतिलाल ने 2 महीने पहले बनाई है तो ये जमीन अदिति शाह के नाम कैसे हो सकती है पिछले 8 महीने से? इसका मतलब अदिति जो कोई भी है उसने कांति के साथ फ्रॉड किया है। नहीं सर, ये फ्रॉड अदिति शाह ने नहीं बल्कि उसके पति विष्णु ने किया है, जो कांतिलाल का वकील है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। कांति भाई मुझ पे बहुत भरोसा करते थे। मुझे लगा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है, तो मैंने पुरानी डेट के स्टैम्प पेपर्स खरीद के सौदे के पेपर्स बनवा लिए और फिर धोखे से उन पे कांति भाई के साइन भी ले लिए
और फिर मैंने वो ज़मीन अपनी बीवी के नाम करवा दी सर। फिर सर थोड़े दिन पहले मुझे कांति भाई ने बताया कि वो ज़मीन को बेचकर उसके थोड़े से पैसों से मासूमा के लिए घर ले लेंगे और फिर जमुना बहन को भी वापस बुलवा लेंगे। लेकिन सर उन्हें नहीं पता था कि वो ज़मीन में पहले ही गुप्ता बिल्डर को बेच चुका हूँ सर। लेकिन सर मुझे पता था कि एक दिन उनको मेरे इस फ्रॉड का पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार था सर। साले विष्णु हरामखोर दगाबाज, तूने अपने दोस्त की पीठ पे खंजर भोंका। पहले पीठ पे घोंपा था, अब सीने पे घोंपूंगा। जिस रिश्ते को पटरी पर आने में 27 साल लगे हों, वो रिश्ता नई शुरुआत से पहले ही बिखर जाए तो उसका मलाल उन शिकायतों से ज्यादा होता है जो कभी उस रिश्ते के बिगड़ने की वजह बना था। और जिस रिश्ते को बचाए रखने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, उस रिश्ते को मौका देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होता है। हेलो सर, मैं शिवाजी नगर स्टेशन के बाहर से बोल रही हूँ सर। यहाँ पे रेल की पटरी पे एक लड़की आत्महत्या करने आई है सर। आप प्लीज़ सर जल्दी आ जाइए सर। आप सर ट्रेन के कटने से चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है और लाश के आसपास ये मोबाइल फ़ोन और ये बैग, ये दोनों बरामद हुए हैं। और इस आईडी कार्ड से पता चला है कि लड़की का नाम अमृता अश्विन प्रधान है। अमृता अश्विन प्रधान, इसके फ़ोन के कॉल लॉग में चेक करो, किसी ना किसी घरवाले का नंबर तो ज़रूर मिलेगा। उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करो और बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलवाओ। अच्छा, वो आत्महत्या की जानकारी देने के लिए कॉल आया था, उसकी डिटेल निकालो, पता लगाओ वो कॉल कहाँ से और किसने किया था। सर सर सुसाइड के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जो फ़ोन आया था वो शिवाजी नगर स्टेशन के बाहर एक जनरल स्टोर पर लगे पीसीओ का नंबर है, पर पता ये नहीं लग पाया कि फ़ोन आखिर किया किसने था। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। बस साहेब, ती आमच्या अमृताचं आहे, पर उसने अपनी जान क्यों ली ये समझ में नहीं आ रहा। उसने अपनी जान नहीं ली, आपकी सख्ती ने उसकी जान ली। हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लो खुश हो जाओ। चले गए हम सबको छोड़कर, ले ली उसने अपनी जान। साहब मला सांगा, बच्चों की भलाई के लिए बोलना गुनाह है क्या? कोई माँ बाप
अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर सकते क्या? इसका मतलब ये थोड़ी कि जाके जा। सर, मुझे लगता है कि ये सुसाइड केस ही है। हाँ, लड़की ने माँ बाप के प्रेशर में तंग आकर जान दे दी होगी। अक्सर इस तरह के केस आते रहते हैं जहाँ माँ बाप अपने बच्चों पर सपने थोपने लगते हैं और बच्चे तनावग्रस्त होकर जान देने पर मजबूर हो जाते हैं। अमृता जो अपनी मौत का स्वांग रच रही थी, उसे आत्महत्या साबित करके दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना चाहती थी। ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? अमृता के इस स्वांग के पीछे मंसूबे कुछ और ही थे जो इस षड्यंत्र के राजदार थे। क्या उस पर कोई पारिवारिक दबाव था जिससे वो बचना चाहती थी, या फिर ये किसी आपराधिक गतिविधि की एक शुरुआत थी? और जिस लड़की को उसने अपने कपड़े पहनाए थे, क्या उसकी हत्या भी उसी ने की थी? कहानी यहाँ से खत्म नहीं शुरू हुई थी। 6 महीने बाद मुंबई पुलिस को भी कुछ ऐसा मिला था जो ये साबित करता था कि पुणे में जो हुआ था वो इसी कहानी का एक हिस्सा था। साहेब ही पायावर जाते, तिकडेच बॉडी सापडला। सर ये देखिए। पाटिल मैडम, पुणे पुलिस ने जिस अमृता को 6 महीने पहले मृत घोषित कर दिया था, वो आज फिर मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर मृत पाई गई। अगर ये अमृता थी तो फिर मोहिनी और अश्विन ने उस लड़की को अमृता क्यों माना जो रेल की पटरी पर मृत पाई गई थी? माँ बाप से अपनी बेटी को पहचानने में क्यों और कैसे भूल हुई? और चूंकि मुंबई पुलिस के पास इस लड़की की कोई पहचान नहीं थी, इसलिए तहकीकात का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अमृता ने अपनी मौत का ये नाटक क्यों खेला, और कौन थी वो लड़की जिसे पुणे में अमृता ने अपनी पहचान दी थी? और आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या घटा कि जिससे आज अमृता खुद एक लाश बन चुकी थी? सर, उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका मर्डर आज सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में हुआ है। पेट पर 3-4 बार चाकू से वार किया गया है। पता चला कौन ही है? किसी ने पहचाना उसे? नहीं सर, जहाँ पर लाश मिली उस एरिया में हमने पूछताछ की, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इस लड़की को पहले उस एरिया में कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब ये बाहर की एरिया की है, वरना ऐसे सुनसान रास्ते पे क्या करती? रानी, एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और सारे अखबारों में भी छपवा दो। कोई ना कोई तो मिलेगा उसे पहचानने वाला। ओके सर। सर, ये आदमी पान के दुकान पे खड़ा था। उस लड़की का अखबार में फोटो देख के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने पूछा पहचानता इसे, तो साफ साफ नहीं बोला, इसलिए इधर लेके आया। तो बोलेगा या हम उगलवाएं? अरे नहीं साहब, अपन तभी बोला था और अभी भी बोलता है। अपन खाली 1-2 बार देखा था उसको, अपन पहचानता नहीं है उसको साहब। तो बताना कहाँ देखा था उसे? साहब वो बैंड्रा का वो रेड लाइट एरिया में देखा था साहब। उधर ही धंधा करती है वो। जानते हैं इसे? नहीं। पता था तो यही बोलेगी। बाहर जो तेरी 4 लड़कियां खड़ी है ना, उन्होंने पहचाना है इसे। अब ये मत बोल ये लड़की तेरे पास काम करती थी और तुझे पता भी नहीं। हाँ, 3 दिन थी इधर।
अमृता नाम था लड़की का। बहुत कोशिश की काम पे लगाने की, लेकिन भाग गई। मेरा सब पैसा पानी में चला गया। मतलब 17 तारीख को 50,000 दे के मैंने उसको खरीदा था। सूरत अच्छी थी, सोच लिया अच्छा कमाएगी, लेकिन मुद्दल भी नहीं मिली। और वो भाग गई और तुझे इतना गुस्सा आया कि तूने उसे मार दिया, वो भी इतने बेरहमी से? नहीं साहब, मारना वरना हम लोग काम नहीं करते। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं हुई। सब मेरा पैसा नल्ली खाते में चला गया। कितनी तारीख को भागी थी यहाँ से? 20 तारीख को। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम अमृता था और 17 नवंबर से 20 नवंबर की रात तक वो चकले में थी। उसके बाद वो वहां से भाग गई। फिर वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। हेलो, हाँ ओके, राणे पुणे निकलना है। साहब, मुंबईमध्ये आमचे काही नातेवाईक राहतात। उन्होंने पेपर में फोटो देखा और हमें इन्फॉर्म किया। पहले तो हमारा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब फोटो देखा तो। लेकिन आपका तो कहना था कि अमृता 6 महीना पहले मर चुकी। तेज तो समझत नहीं है साहब। कल जो मरी, अगर वो मेरी बेटी है तो 6 महीने पहले जिसका दाह संस्कार मैंने किया वो कौन थी? और अगर ये अमृता है तो वो 6 महीने से कहाँ थी? ना वो मिलने आई, ना उसने फोन किया। आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर वगैरह था? नहीं सर, मेरी बच्ची बहुत सीधी थी। अगर उसका किसी से अफेयर होता ना तो वो मुझे जरूर बताती। किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? झगड़ा, दुश्मन? साहब, एक विशाल नाम का लड़का था। वो अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसे बहुत परेशान करता था। एक दिन तो मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा था। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, भवानी कहीं का शूटिंग कर रहा है लड़कियों की। देख, झूठ मत बोल, मुझे अमृता ने सब कुछ बताया है। अगर उसके पीछे पड़ेगा, उसके आसपास भी दिखेगा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को। भाग। कथा खाई का। उसके बाद अमृता ने विशाल की कभी कंप्लेंट नहीं की। मुझे लगा वो सुधर गया होगा, लेकिन उसके 1 महीने बाद अमृता की डेड। ये दूसरी लड़की को आप लोगों ने अमृता कैसे मान लिया? साहब, उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था और उसके कपड़े और उसके चीजों से हमने उसे पहचान लिया। पता नहीं सर, कौन लड़की थी जिसे हम अमृता समझ बैठे। अमृता के पिता अश्विन के मुताबिक विशाल नाम का लड़का उसे तंग कर रहा था और रेड लाइट एरिया की अक्का ने भी बताया था कि हाँ साहब, विशाल नाम का लड़का था। वो लड़की को उसने मेरे पास भेजा था। सर, 6 महीने पहले विशाल ने अमृता को प्रपोज किया। अमृता ने मना कर दिया और इसीलिए बदला लेने के लिए विशाल ने अमृता को किडनैप किया और बाद में अक्का को जाकर बेच दिया। राणे, अमृता अक्का को 17 नवंबर को बेची गई थी। सवाल ये उठता है कि 17 मई से 17 नवंबर तक वो कहाँ थी? क्या वो विशाल के साथ थी? विशाल उसे यूज कर रहा था, या वो मुंबई अपनी मर्जी से आ गई थी और बाद में जब विशाल पुणे से मुंबई आया तो उसकी नजर उस पर पड़ी? लेकिन दोनों ही सूरत में इस विशाल तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलहाल यही वो एक कड़ी है जो इस केस की छानबीन को आगे बढ़ा सकती है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी विशाल के अलावा उनके पास और कोई नहीं था जो इस केस को दिशा दे पाए। इसलिए पुलिस ने विशाल को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। अमृता के कॉलेज के दोस्तों ने पुलिस को यह जानकारी दी कि विशाल कॉलेज की सामने वाली चाय की दुकान पर खड़े होकर अक्सर अमृता को छेड़ता था। पुलिस को चाय की दुकान से विशाल के घर का पता मिला और बिना देर किए पुलिस उस चौल में पहुंची जहां विशाल रहता था। हा, विशाल इथेच राहतो ना? हो, भाड्याने राहतो, पण गेले 6 महिने आला नाही ते। घरमालक कुठे राहतात? हो, ते खाली राहतात।
पुणे की चौल को छोड़े हुए विशाल को 6 महीने हो चुके थे और मुंबई में उसे ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। पर विशाल के एक मकान मालिक के रेंट एग्रीमेंट में से मिली एक फोटो को पुलिस ने सर्कुलेट कर दिया था। अमृता की पहचान के बावजूद वो 6 महीने तक कहां थी, उसके साथ क्या हुआ था, ये एक रहस्य बना हुआ था। इन्हीं सवालों के घेरे के बीच पुलिस के हाथ आशा की एक किरण लगी। सर, कांदीवली कॉम्प्लेक्स में हमारा पेंशनर क्लब है। मैंने वहां से इस लड़की को कई बार आते जाते देखा है। मुझे लगता है ये वहीं कहीं रहती होगी। थैंक यू सर। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ साहब, ये मैडम को इसी सोसाइटी में देखा था, बी विंग फ्लैट नंबर 403। दादा वापस ले लीजिए। आप तो बोले थे इधर ही। हाँ दादा, लेकिन जो काम यहाँ था वो हो चुका है, आप वापस ले लीजिए। जी, किससे मिलना है आपको? आपसे कुछ बात करनी है। इसे पहचानते हैं? सर, ये अमृता है, हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट थी। मतलब? साहब, उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए हमने निकाल दिया। घर पे रखने से पहले पता नहीं किया था कौन है, कहाँ से आई है? वैसे इतनी अनजान थी तो यहाँ तक पहुँची कैसे? सर, हमने पीजी के लिए पेपर में ऐड दिया था, उसे देखकर वो आई थी, और जब आई थी तब शरीफ लग रही थी, और वैसे भी चेहरा देखकर थोड़ी ना पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। घर देख के तो लग रहा है आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, पर क्या इतना नहीं पता किसी अनजान को घर पे रखते तो पुलिस को खबर करते हैं? वैसे अखबार में जो इश्तिहार दिया था वो देख सकता हूँ? अखबार में छपे इस इश्तिहार को देखकर तो लग रहा है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन आसपास पूछताछ करो, हो सकता है किसी से दोस्ती हुई हो, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, और ये भी पता करो कि देशमुख फैमिली के बारे में पड़ोसियों की क्या राय है। ओके सर। देशमुख फैमिली को काफ़ी टाइम से जानते हैं सर, अच्छे लोग हैं, पर लड़की के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आते जाते दिखती थी पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो बोलचाल में अच्छी थी, 4 महीने यहाँ रही होगी। मैंने तो कई बार उसे दूसरों की मदद करते हुए देखा है। कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी वो, और मिडिल क्लास वाले लोगों को तो ये बात हजम होती नहीं है। सर, बहुत लोग तो उसके पीछे पड़े थे, कुछ लोग तो उसको देख के आके सेकते थे। सर, जब हमको पता चला कि ये संकेत की गर्लफ्रेंड है तो हम लोग सब पीछे हट गए। ये संकेत कौन है? सर, जिनके घर में पीजी में रहती थी उन्हीं का छोटा लड़का है। क्या भाई, कैसे हो? बस भाई बढ़िया। सिगरेट ले अपना, लाइटर ले। थैंक यू। संकेत देशमुख? सर, लड़की बहुत हॉट थी सर, मैं क्या उसके चक्कर में कोई भी गिर जाता सर। मेरा नसीब अच्छा था कि वो मेरे घर रहने आई थी। मैंने उसे पूछा, वो मुझे हाँ बोली, हमारा अफेयर शुरू हो गया। तो मिस्टर कूल, अब कूलली ये भी बता दे कि मारा क्यों उसे? सर, मैंने नहीं मारा उसे, बल्कि मुझे ये पता चला कि उसको एक बॉयफ्रेंड है तो मैं हट गया वहाँ से। क्या? और एक बॉयफ्रेंड? हाँ सर, मैं तो अभी अभी बॉयफ्रेंड बना था उसका। मुझसे पहले और एक बॉयफ्रेंड था उसका, पुणे से चक्कर चल रहा था। विशाल नाम था उसका। एक विशाल नाम का लड़का था, वो अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। क्या है वही लड़का है? हाँ सर। सर, इस विशाल के बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये विशाल खुद एक पहेली है। अमृता के बाप ने बताया कि विशाल उसे तंग करता था। बाद में लगा कि किडनैप करके वही लाया था। रेड लाइट एरिया की अक्का ने भी बताया कि विशाल ने उसे बेचा था। विशाल नाम का लड़का था, वो लड़की को उसने मेरे पास बेचा था। और ये संकेत, इसका कहना है कि विशाल उसका बॉयफ्रेंड था। अब ये सच्चाई तो विशाल ही हमें बताएगा। इसका कुछ पता चला?
नहीं सर, विशाल के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। राणा एक काम करो, उस अभिषेक और संकेत का मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। पता करो कि किस तारीख को जब अमृता का कत्ल हुआ था दोनों कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ओके सर। सर, अभिषेक और संकेत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन उससे हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि 21 तारीख को जिस वक्त अमृता का कत्ल हुआ उस वक्त सांता क्रूज हाईवे तो क्या, उसके आसपास भी ये दोनों नहीं थे। सर, अमोली पुलिस स्टेशन से फोन आया है, विशाल उनके लॉकअप में बंद है। यही है? यस सर, यही है विशाल। कब से बंद है यहाँ? 1 मिनट सर। सर 18 नवंबर से। श्योर? यस सर। किस जुर्म में? बार में दारू पी के मारपीट कर रहा था और काफ़ी तोड़फोड़ भी की। साहब मैं शादी बनाना चाहता था उससे, पर वो ना की मेरे को। फिर भी मैं ट्राई किया, फिर बाद में पता चला कि सुसाइड की वो। फिर मैं एक बार मुंबई आया तो देखी वो मेरे को पूरा खुन्नस निकाला उस पर, सोया उसके साथ, फिर जाके उसको वो अक्का के उधर बेच दिया। तेरी बाप की प्रॉपर्टी थी वो जो तूने उसे बेच दिया? खुन्नस में उसके साथ सोया, बेचा, इतना ही नहीं तूने उसे मार भी दिया। कैसा? मैं उसको नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ साहब। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? तेरे अलावा भी किसी के साथ अफेयर था उसका? किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? साहब ये सब कुछ मेरे को नहीं मालूम, मैं तो अपना काम किया और निकल दिया साहब। तुमने जितनी बात हमें बोली है एक भी झूठी निकली ना तो सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। अरे साहब मैं झूठ काहे को बोलूंगा साहब, पहला इधर पड़ा हुआ हूँ, इधर से और किधर जाऊंगा मैं? अब तेरे ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगेगा, तब तेरे को समझ में आएगा तू कहां जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विशाल 18 नवंबर से बंद है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने खून किया होगा। अभिषेक और संकेत के खिलाफ भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है जिसने अमृता को मारा तो वो कौन है? उसने क्यों मारा उसे? अमृता के कत्ल को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। और दूसरी तरफ वो बच्चा अधमरी हालत में भी मौत से लड़ रहा था। आखिर उस बच्चे का अमृता से कोई संबंध था भी या नहीं? और इस पूर्वा का सच क्या था जिसे अमृता की मौत ने इतना बेचैन कर दिया था कि वो अपने आप को घाव पर घाव दिए जा रही थी? और इन्हीं सवालों के बीच पुलिस को एक नई जानकारी मिली। साहब आपके कहने पर गुलमोहर सोसाइटी का एक इंच झाड़ी मारा। एक काम वाली भाई है, उसके पास आपके काम का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। जा अभी। राणे। ओके सर। साहब मैं गुलमोहर सोसाइटी में घर काम करती है। कुछ महीना भर पहले मैंने संकेत भाऊ और वो लड़की को सोसाइटी में देखी। निकल जा अभी क्या भी, इस सोसाइटी में फिर से नहीं दिखनी चाहिए तू। और नहीं निकलूं तो क्या कर लेगा? जान से मार दूंगा तुझे, समझी? तेरे मुंह पे बोल रही हूँ नहीं जाऊंगी, कर ले जो करना है। दिखा मार के, किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ फेंक दिया। एक बार बोल दिया ना नहीं जाऊंगी, देखा अपनी मर्दानगी, जो करना है कर ले। हाँ दिखा। तो क्या उसके बाद वो घर छोड़ के चली गई? नहीं साहब, वो तो उधर आराम से रही। साहब ये देशमुख लोग का नाटक मुझे कुछ समझ में नहीं आया साहब। अब मैं इतने साल से उनके घर काम की, लेकिन मुझे कभी दिवाली की बख्शिश नहीं दी साहब उन्होंने। और वो लड़की को इतने दिनों से बिठा के वो मुफ्त में खिला रहे थे। मेरे को शक हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपको बोल दूं। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना साहब। अच्छा, फर्ज या बदला? ठीक है, तुम जा सकती हो। जी साहब। सर रुको ना सर। सच बता। सर हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी वजह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था सर। तो कौन था? सर एक्चुअली एक दिन मैं शाम को घर पे जल्दी आया था, चाबी से डोर खोला और अंदर गया तो देखा
इसी धोखे और जलेसी की वजह से तूने उसे मार दिया। सर मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन मौका मिलता ना तो उसे जरूर मार देता। तेरा झगड़ा तेरी भाई की वजह से हुआ था ना, फिर उस दिन तूने विशाल का नाम क्यों लिया? क्यों बोला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? सर एक्चुअली भाई का नाम लेता तो फैमिली का नाम बदनाम हो जाता ना सना। सर लेकिन अमृता ने खुद उसके बारे में बताया था मुझे, मैंने उनको 1-2 बार साथ में भी देखा है सर। बस इसी का फायदा उठाने की कोशिश की मैंने। छोड़ रहा हूं अभी, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। ले जाओ उसे। चल सर। हाँ चल। जैसे जैसे अमृता की इंफॉर्मेशन आती जा रही है, बावजूद इसके कि उसने खून किया था, शक बदलता जा रहा है कि वो विक्टिम है। मुझे तो लगता है 6 महीना पहले इसने खुद अपनी मौत का नाटक किया था और यहाँ आके इन दोनों भाइयों को फंसाया। बस सवाल ये उठता है कि क्यों फंसाया, मकसद क्या था उसका? सर इसका पता हमें अभिषेक से लग सकता है। नहीं यार, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इन भाइयों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। पता नहीं काम फिर से कब स्टार्ट हो जाएगा। झूठ बोलना बंद करा, वरना अगर हम बुलवाने पे उतर हो गए ना तो बहुत भारी पड़ेगा। बोल। साहब इसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़की ऐसी थी कि कभी एक हाथ से ताली बजती देखी है आप लोगों ने? साहब आप सोच नहीं सकते वो कैसी लड़की थी। उसने जानबूझकर इसे फंसाया है, वो आई इसीलिए थी। अच्छा, उस दिन तो आप कह रही थी कि आप उसे पहचानती नहीं है। आपने अखबार में इश्तेहार दिया था इसलिए वो पीजी बन के आई। साहब झूठ बोला था साहब, वो खुद नहीं आई थी, पूर्वा उसे लेकर आई थी। कौन पूर्वा? सर पूर्वा मेरी बीवी है। मतलब थी, अब हम लोग अलग हो चुके हैं। पूर्वा जानती थी कि हमने पेपर में पीजी के लिए ऐड दिया है, तो एक दिन शाम को वो अमृता को लेकर आ गई। ये मेरी भांजी है अमृता। भांजी? हमारी शादी में दिखी नहीं कहीं। वो उस टाइम ये दूसरे शहर में पढ़ रही थी ना, और इसके एग्जाम्स भी चल रहे थे, और अभी यहाँ मुंबई भी पढ़ाई के लिए आई है। अच्छा, मगर राहणारेस कुठे? बाबा अभी तो अमृता का रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर आप सब परमिशन दे और कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये यहीं रह जाए। अरे प्रॉब्लम क्या होगी, इतना बड़ा घर है, सिर्फ 5 ही लोग रहते, तुम आराम से रह सकती हो। बहू के रिश्तेदार है, ये सोचकर हमने उसकी मदद की, घर में रख लिया, पर उसने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया, मेरे दोनों बेटों की जिंदगी खराब कर दी। आपने पूर्वा से कभी बात नहीं की? इससे क्या बात कर रही सर? वो खुद ही बाहर कुछ और ही गुल खिला रही थी। आपको कैसे पता कि पूर्वा का बाहर अफेयर चल रहा है? सर वो इतनी बेशर्म थी कि पति के घर पे होते हुए भी उसका बॉयफ्रेंड उसको दिन रात फोन करता था। देखो सुनो मेरी बात और समझने की कोशिश करो। तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्लीज मुझे बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो, मेरे हस्बैंड को मुझ पे शक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। अंधा फेरा समझ रखा है मुझे, पति के सामने किसी और से अय्याशी कर रही हो। कहाँ जा रहे? उसके पीछे पीछे भागते हो, मैं भी तो हूँ यहाँ। वो तुम्हारी परवाह नहीं करती तो क्या हुआ? मैं तो करती हूँ ना, लेकिन तुम हो कि मुझे देखते तक नहीं। आपको पता था किससे बात करती थी वो? सर एक विशाल नाम का आदमी था। इसका मतलब विशाल ने हमसे झूठ बोला। अमृता को यूज करने और भेजने के अलावा भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी। वो जानता था कि अमृता कहाँ है और क्या कर रही है। सर इसका मतलब है उसने हमसे ये भी झूठ बोला कि वो अमृता के साथ प्यार करता है, क्योंकि अगर वो वाकई में अमृता के साथ प्यार करता तो पूर्वा को फोन के ऊपर फोन करने का मकसद क्या हो सकता है? अब ये मकसद तो वही हमें बताएगा, क्योंकि ये बात तो साबित हो ही गई है कि मई में अमृता के साथ वो मुंबई आ गया था। राणे
इस विशाल और पूर्वा दोनों से पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ हेलो, ओके ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। यू टर्न ले। सर, ये बच्चा 8 दिन पहले कांदोली के सीबीएसई स्कूल से किडनैप हुआ है और इस केस के लिए पुलिस को एक लड़की की तलाश है और ये रहा वो लड़की का स्केच। और सर ये स्केच अमृता के चेहरे से मैच करता है। सर लेकिन अमृता किसी बच्चे को किडनैप क्यों करेगी? इसी बात का तो पता करना है, इसने किडनैप क्यों किया और कहाँ रखा है इसे। सर अगर अमृता ने किसी बच्चे को किडनैप किया है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमृता को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जी कहिए। पूर्वा है, बात करनी है उससे। जी वो आई, कौन है? पहचानती हो इसे? हाँ। कौन है ये? मेरी भांजी अमृता। पर इसकी माँ का कहना तो कुछ और है। सर पूर्वा नाम की मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, अमृता की एक प्रोफेसर का नाम पूर्वा जरूर है। अब भी झूठ बोलने का इरादा है? सर एक्चुअली अमृता मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन अगर उसकी ये पहचान मैं अपने ससुराल वालों को बताती तो वो लोग उसे वहाँ रहने नहीं देते, बस इसलिए मैंने झूठ बोला। तुम्हें पता था पूना से मुंबई वो अपनी मौत का नाटक करके आई थी? हाँ साहब, मालूम था मेरे को। करड़े तब्येत पाउंचर द्यायला, फिर एक ही बार में सब कुछ सच बोलेगा। नहीं साहब, नहीं। साहब बोलता हूँ साहब, लड़की मेरी पहचान की थी, मैं ही लाया था उसको और मैंने ही मारा था। फिर हम दोनों ने उसके कपड़े बदली करके अमृता का सामान के साथ उसको पटरी पे फेंक दिया था साहब। फिर हम दोनों साथ में इधर मुंबई आके साहब। ये सारा प्लान किसका था? वही तो बनाई थी साहब, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। लेकिन अमृता मुंबई क्यों आना चाहती थी? आना नहीं सर, वहाँ से भागना चाहती थी। अमृता का बाप बहुत ही नीच आदमी है, अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता था, इसीलिए वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इंस्पेक्टर वागले, मिसेस प्रधान से एक इंफॉर्मेशन कंफर्म करो कि वो लड़की अगर अमृता से प्यार करता था तो पूर्वा का प्रेमी बनके उसे फोन क्यों करता था? अमृता को पूर्वा का घर तोड़ना था, क्यों तोड़ना था ये वो मेरे को भी नहीं बताई। बस बोली अगर मैं उसका घर तोड़ा तो वो मेरे से शादी बनाएगी। मैं उसकी बात में आ गया साहब, और वो जो बोली वो किया। उसने तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारा पति छीना और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने अमृता को नहीं मारा है। मिसेस प्रधान का कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर प्रधान ने अपनी बेटी के साथ ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत नहीं की है। मेरे बेटे को मत मार, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, आप दोनों डिसाइड करें कि सच कौन बोलेगा। सर, अमृता और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। स्टूडेंट टीचर के बाद हम दोनों दोस्त हुए, उसके बाद हम बिस्तर, हम दोनों के बीच नाजायज संबंध थे सर। सर हम दोनों लेस्बियन थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती अभिषेक के साथ करा थी और ये बात अमृता को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इसी बात का बदला लेने के लिए अमृता मुंबई तक चली आई थी। उसने विशाल नाम के किसी आदमी के साथ मिलकर मुझे बहुत फोन करा है। हेलो, प्लीज मुझे फोन कर करके परेशान करना बंद करो और मेरा घर तोड़ दिया सर। साहब जब मेरे को मालूम पड़ा कि अमृता और पूर्वा का वो समलैंगिक टाइप का रिश्ता है, मेरी खोपड़ी कसक गई साहब। मैं बोला उसको छोड़ूंगा नहीं तेरे को, फिर वो बोली
वो मेरे को 5 लाख रुपए देगी ये काम का, और वो कोई बच्चा भी उठाई थी साहब, पर बोली पैसा 2 दिन बाद मिलेगा। मेरे को भरोसा नहीं हुआ साहब, इसलिए मैं 17 तारीख को उसको बेहोश करके आका के उधर बेच आया। उसके बाद उसका क्या हुआ मालूम नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं अमृता को नहीं मारा साहब। अगर अमृता ने और मैंने वो एक गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज हम सब लोग खुश होते और अमृता भी जिंदा होती। मैंने अपने आप को सजा देने की बहुत कोशिश की सर, मगर हार गई। बहुत हुआ तुम्हारा झूठ और इमोशनल ड्रामा। पाटिल मैम, अरेस्ट करो, लेके चलो इसे। ये देखो, तुम्हारे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और एसएमएस जो तुमने अमृता को भेजे थे, इससे ये साबित होता है कि तुम उससे तंग आ गई थी और इतनी परेशान हुई कि तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है उसे। सर, इस मोबाइल के लोकेशन से नई बात सामने आई है। मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाने दो प्लीज। चुपचाप बैठो, अंदर इंक्वायरी चालू है। उसने कुछ नहीं किया। ये सच नहीं बोलेगी ऐसे। मारो इसे। उसे मत मारो, चुपचाप बैठो। मत मारो उसे। सर छोड़ दीजिए सर, मैंने नहीं मारा। सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। सच बोल। उसने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है। मैंने मारा है अमृता को। आइए संगीता जी, हमने पूर्वा को मारने का नाटक सिर्फ इसलिए किया कि आप सच बोले। 21 नवंबर सांता क्रूज हाईवे जिस वक्त अमृता का कत्ल हुआ, उस वक्त सिर्फ आपका मोबाइल लोकेशन वहां का दिखा रहा है। 21 नवंबर की सुबह अमृता हमारे घर आई थी, डरी थकी सहमी हुई सी। उसे देखकर मुझे तरस नहीं आया। आंटी, पूर्वा किधर है? पूर्वा जहाँ भी है उसे वहाँ रहने दो और अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसका घर तोड़ चुकी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब और क्या चाहिए तुझे? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार मेरी बेटी के आसपास भी दिखी भी तो जाओ, दफा जा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। अमृता चली तो गई, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं था कि वो मेरी पूर्वा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं जानती थी वो बहुत जिद्दी है, इसलिए मैंने तय किया कि वो पूर्वा की जिंदगी दोबारा बर्बाद करे, इसके पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैंने उसका पीछा किया। वो अचानक सांता क्रूज हाईवे पे ऑटो से उतरकर सुनसान गली में जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और मौका मिलते ही सांता क्रूज हाईवे पे उतर के सुनसान रास्ते पे क्या करने गई थी? और वो कोई बच्चा भी उठाई थी साहब। ये बच्चा 8 दिन पहले कांदोली के सीबीएसई स्कूल से किडनैप हुआ है और इस केस के लिए पुलिस को एक लड़की की तलाश है और ये रहा वो लड़की का स्केच। राणे, मर्डर स्पॉट के आसपास की सारी जगह छान मारो, बच्चा यहीं मिलना चाहिए। चलो। आखिरकार पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला। इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि उसे जिंदा बचा लिया गया था। अमृता की आपराधिक सोच का नतीजा बेचारे इस मासूम को भी भुगतना पड़ा। संगीता को अमृता के कत्ल के लिए और विशाल को अमृता को बेचने और अमृता के स्वांग के लिए एक लड़की को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। रिश्तों को नैतिकता और अनैतिकता के तराजू में तोलने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि अमृता और पूर्वा जैसे लोग भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जरूरत है समझने की, बदलते समाज के बदलाव को अपनाने की, और अमृता जैसे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि गलत कदम से आप कभी भी सही मंजिल नहीं पा सकते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।